परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री माता की जय। भाइयों बहनों, 14 अगस्त की आज तारीख है। इतिहास में आज की तारीख का बड़ा महत्व रहा है। 14 अगस्त सन 1947 को क्या हुआ था जानते हैं? इस भारत भूमि का बंटवारा किया गया था। भारत देश के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पाकिस्तान बना, दूसरा हिंदुस्तान बना। और इस बंटवारे ने न केवल इस पुण्य भूमि को बांटा, बल्कि हमारे हृदयों को भी बांट दिया, हमारी भावनाओं को बांटा, आपस में जो प्रेम और विश्वास था उसको भी बांटा। लाखों लोग कुर्बान हो गए इस बंटवारे में, और वो घाव अभी तक हम लोग महसूस करते हैं। अभी भी बीच बीच में वो घाव नए नए घाव करते जाते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है, तब ये जाकर के हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। भाई साहब लोग बता रहे थे, एक से एक महापुरुष आए, उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, तब जाकर के हम स्वतंत्र हो पाए। लेकिन विचारणीय विषय ये भी है कि क्या हमारा अपना स्वतंत्र बन पाए? स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी कि हमारा स्व का तंत्र होगा, वो स्व का तंत्र बन पाया था। मैं ये नहीं कहता कि इस 75 वर्षों में हम लोगों ने कोई प्रगति नहीं की है, काफी प्रगति की है, काफी काम हुआ है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए था उस तंत्र का हम लोग विकास नहीं कर पाए। वो तंत्र कैसा है, उस तंत्र में कभी आपको जरूरत पड़े कहीं जाने की, जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तब पता लगता है कि ये हमारा तंत्र जो है समाज का, वो कितना परेशान कर देने वाला होता है। पिछले वर्षों में अखबार में पढ़ रहा था कि किसी जिले की घटना थी, एक बहन का प्रसव हुआ था किसी अस्पताल में, और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उससे 5,000 रुपए मांगे। गरीब महिला थी, गरीब परिवार वाले तो नहीं दे पाए। परिणाम यह हुआ, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धमकी की, तुम हमें 5,000 रुपए नहीं दे रहे हो, इसका परिणाम तुम देख लेना। और परिणाम क्या हुआ? घर चली गई वो बहन। कुछ दिन बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, बाद में एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो पता लगा कि पेट में 2 पट्टियां छोड़ दी गई। कॉटन की पट्टियां जो होती हैं, वो 2 पट्टियां छोड़ दी गई। ये है असंवेदनशीलता। यदि आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका नुकसान करेंगे। ये तंत्र हमने विकसित किया है, ये तंत्र आज का है समाज का। पिछले दिनों की ऐसी एक घटना थी इलाहाबाद की। पढ़ते हैं तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है मित्रों। इलाहाबाद की घटना थी, एक माता पिता अपने बेटे का इलाज करवाने आए थे, तो इलाज में वो बेटे की मृत्यु हो गई, और उसके बाद फिर उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। इलाहाबाद से 25 किलोमीटर उस माता पिता का घर, और वो अपने कंधे पर लाद करके अपने बेटे के शव को लेकर के गए थे। आप लोग अखबार पढ़ते हो तो जरूर पढ़े होंगे। ये तंत्र आज का हो गया है। कहने को तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन ढंग का तंत्र हम नहीं विकसित कर पाए। और ये वही इलाहाबाद है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की कर्मभूमि रही है। चंद्रशेखर आजाद, जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों की छत्ती छूट जाया करते थे, डरते थे वो अंग्रेज। ये वो इलाहाबाद है जहां की घटना। बहुत सारी घटनाएं हैं मित्रों। अभी भाई साहब तो बता रहे थे, इस तंत्र को कैसे विकसित करेंगे? इस तंत्र को विकसित करेंगे भावनाशील लोग। भावनाशील लोग अगर विकसित करेंगे तभी ये तंत्र मनुष्यों के लिए सुविधाजनक हो पाएगा, और हम सही मायने में स्वतंत्र हो पाएंगे। आज तो देखने में लगता है कि हम स्वतंत्र क्या हुए हैं, स्वच्छंद हो गए हैं। स्वच्छंद हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं, जो मन में नहीं आता है नहीं करते हैं। अभी पिछले दिन हमारे यहाँ बहराइच में जिलाधिकारी ने विकास भवन पे छापा मारा ठीक 10 बजे कि देखिए कितने कर्मचारी यहाँ पे आते हैं, कितने कर्मचारी गैर हाजिर है। पता लगा विकास भवन बहराइच के 50% कर्मचारी 10 बजे नहीं पहुंचे थे कार्यालय। ये क्या हो गया है? ये हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं हो पाए। यदि हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होते तो फिर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती।
स्वामी रामतीर्थ का एक उदाहरण अखंड ज्योति पत्रिका में आया था अभी 4-6 महीने पहले। स्वामी रामतीर्थ जापान के प्रवास पर थे, तो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा करते समय देखा बगल में एक और यात्री बैठा हुआ था और उनकी सीट फटी हुई थी। उस यात्री ने अपने झोले में से सुई और धागा निकाला और उस सीट को सिल दिया। स्वामी रामतीर्थ बोले, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? कहने लगा, ये हमारा देश है, हमारी संपत्ति है, तो इसको सहेज के रखना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। कहने लगा, मैं रोज इस ट्रेन से मैं पैसेंजर हूँ, डेली इस ट्रेन से आता जाता हूँ, तो मैंने सुई धागा रख लिया है, जहाँ पे छोटी मोटी खराबी होती है मैं उसको सिल देता हूँ। तो ये स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि अब मुझे समझ में आया कि जापान क्यों बना, अमेरिका को कैसे वो टक्कर दे रहा है। तो वहाँ ऐसे करते हुए परायण लोग हैं, इसलिए जापान बहुत आगे निकल गया। और इन 75 वर्षों में हमने क्या किया है, अभी भाई साहब बता रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेन चलाते हैं। पिछले दिनों की घटनाएं आप सबको मालूम होगी। करोड़ों रुपए की संपत्ति बिहार में हमने जला डाली, हमारी युवा शक्ति ने जला डाली। क्या हुआ, हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो पाया है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आचरण और व्यवहार होना चाहिए। इसमें विचार करिए तो मूलभूत समस्या क्या है। प्रभु गुरुदेव ने कहा था, शिक्षा समझो वही सफल जो कर दे आचार विमल। मित्रों, इधर आजादी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजियत हमारे ऊपर ऐसा हावी रही कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, उसको हम भुला बैठे। भावनाशील के बदले हम कंपटीशन वाले तेज तर्रार युवकों को पैदा करने लगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, अधिक से अधिक नंबर लाएं, क्लास में हम फर्स्ट आए। अभी पिछले दिनों अखबार में एक लेख निकला था एक शिक्षाविद का कि ठीक है, अधिक नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, व्यक्ति कंपटीशन में क्या होता है, वो कठोर बनता हुआ चला जाता है। दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में वो हृदय से कठोर बनता हुआ चला जाता है, और वो भले ही किसी भी पद पे हो जाए, वो बड़ा आदमी बन जाए या बड़ा योग्य सरकारी नौकरी पा जाए, लेकिन उसकी जो अंदर की कठोरता होती है वो फिर उसको जो है वो मनुष्यता के निर्माण में काम नहीं करने देती। उस लेख में आगे लिखा गया था कि विगत 100 वर्षों का यदि हम इतिहास देखें तो मानव सभ्यता के लिए जो कुछ भी काम हुआ है वो सामान्य लोगों ने किया है। बहुत बड़े तेज तर्रार वो लोग नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ही मानव सभ्यता के लिए काम किया है। जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे वो तो अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहे। उसमें आगे बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए थे, कैसे कैसे साधारण युवकों ने बहुत महान कार्य किए हैं। मित्रों, एक उदाहरण हमें और याद आता है इटली का। इटली का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। इटली में एक लड़की थी, भावनाशील लड़की थी, वो साधारण से परिवार की थी। उस समय युद्ध हुआ करते थे 18वीं-19वीं शताब्दी में, और युद्ध में जो लोग सैनिक घायल हो जाते थे उनका कोई हालचाल नहीं पूछता था, उनका कोई केयर नहीं करता था। वो लड़की भावनाशील लड़की थी, उससे देखा नहीं गया। जहाँ पर युद्ध हो रहा था उसी के पास में उसका मकान था, थोड़ी दूर पे घायल सैनिक कराते रहते थे, पड़े रहते थे। उसने क्या किया, उसने कहा मैं इन घायल सैनिकों की सेवा करूँगी। आसपास के जो लोग थे वो हंसने लगे कि ये लड़की न इसके पास साधन है न कोई व्यवस्था है, कि कैसे इन लोगों का इलाज करेगी। ये होता है मित्रों, अगर आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो शुरुआत में लोग आप पर हंसते हैं कि ये चले हैं बहुत बड़ा काम करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो लोग आगे निकले थे अंग्रेजों को भगाने, उनमें भी ऐसे लोग हंसते थे कि जिन अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता है उनको ये लोग भगाने चले। बहरहाल उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, तेल सैनिक पड़ा हुआ था छोटा सा, उसमें वो लाने लगी, घायलों की सेवा करने लगी, जो कुछ दवाएं मरहम पट्टी रहती थी वो करने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उसको सराहना शुरू किया। फिर दूसरा स्टेप होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहले व्यक्ति आपका उपहास करेंगे यदि आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। अगर आप उस उपहास को बर्दाश्त कर लेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका लोग सम्मान करेंगे। दूसरा स्टेप आता है सम्मान करने का। उस लड़की का भी लोगों ने सम्मान करना शुरू किया कि नहीं, ये अच्छा कार्य कर रही है, ये घायलों की सेवा कर रही है, अच्छा कार्य। और तीसरा जो कदम होता है वो होता है फिर सहयोग का।
तीसरा जो स्टेप आता है उसमें लोग सहयोग करते हैं और धीरे धीरे लोग उस लड़की का सम्मान भी करने लगे और जगह देने लगे और साधन सुविधाएं जुड़ती हुई चली गई और एक बहुत बड़ा सेवा का आंदोलन शुरू किया। उस लड़की का नाम मित्रों आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। उस लड़की का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इटली का फ्लोरेंस शहर और वहां की रहने वाली वो लड़की फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने नर्सिंग की शुरुआत की थी सबसे पहले पूरे विश्व में। उसके बाद ही नर्सिंग की शुरुआत हुई। ये क्या था? ये मित्रों ये भावनाशील लोगों का काम था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अमर होती हुई चली गई। तो मित्रों हमारा देश भी बहुत शानदार देश रहा है, हमारा अतीत बहुत शानदार रहा है। बीच में थोड़ी सी ये गड़बड़ियां आई हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि हमारा भविष्य भी बहुत शानदार होगा। आने वाला समय 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रहा है। हम आप सब इस कार्यक्रम में जुटे जो श्रावस्ती में समारोह आयोजित हो रहा है, इसके माध्यम से हम अपने नवयुवकों का आह्वान करते हैं कि वो आए और अपने भविष्य को संवारें। आजकल एक कहावत चल पड़ी है पूरे देश में, वो एक चुटकुला सा सुनाते हैं कि दक्षिण भारत का युवक क्या करता है, वो बीटेक करता है, एमटेक करता है, कंप्यूटर इंजीनियर बनता है, और इधर हरियाणा के और इधर पंजाब वगैरह के युवक क्या करते हैं, वो एथलीट बनते हैं, रेसलर बनते हैं और न जाने क्या क्या वो मतलब खेलों में जाते हैं। बिहार का युवक क्या करता है, वो सिविल सर्विसेज को बीट करता है, IAS बनता है और न जाने क्या करता है। और उत्तर प्रदेश का युवा क्या करता है, वो चौराहों पे भीड़ बनाता है। तो मित्रों हमें इस चुटकुले को बदलना है। जो युवा हमारा चौराहों पे भीड़ बनाता था, अब उसको सार्थक कार्यों में लगाना है, देश के नवनिर्माण में लगाना है। कहा जाता है कि देश कैसे बनता है, जैसे उसके लोग होते हैं। ईंट, गारा, सीमेंट, इससे देश नहीं बनता है। देश बनता है वहां के रहने वाले नागरिकों से। जैसे देश के नागरिक होते हैं वैसा ही देश बनता हुआ चला जाता है। मित्रों यजुर्वेद का उद्घोष जो हम लोग करते हैं, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाएंगे। तो वो जागृत और जीवंत राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश में रहने वाले युवक युवतियां हम सब लोग जागृत और जीवंत बनेंगे, भावनाशील बनेंगे। प्रभु जी गुरुदेव कहते थे कि हमारा ये मिशन भावनाशीलों का मिशन है, ये कोई बहुत बड़े विद्वान लोगों का मिशन नहीं है। एक से एक अश्वमेध यज्ञ हुए, उसमें कोई बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान लोग नहीं आए थे, साधारण लोग थे जिन्होंने उस एक से एक महान यज्ञ को संपादित किया। तो मित्रों भावनाशीलों का आह्वान किया जा रहा है कि आप सब अधिक से अधिक आए और इस युग सुकेता समारोह में सम्मिलित हो, अपने देश को संवारें, अपने भविष्य को संवारें और अपने आप को भी धन्य बनाएं। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।